हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे भर्ती 2024-25 से रिलेटेड जो आने वाले जो भी एग्जाम हो, जिसे एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन जो भी हो, जिसमें मैथ और रीजनिंग और साथ ही साथ फिजिक्स के क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, तो उनके लिए संभावित प्रश्न को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप लोग ज़रूर पूरे अंत तक बने रहिए और कम से कम करने का कोशिश कीजिएगा मेरे करने से पहले, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास कुछ डाटा दिया गया है जिसमें माध्यक एवं माध्य क्रमशः पूछा गया है। इसका माध्यक और माध्य क्या होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इसको अरेंज करना होगा। या तो आप बढ़ते क्रम में अरेंज कीजिए या घटते क्रम में, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप अरेंज कीजिए। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखिए कैसे। आपसे पूछा गया है माध्यक, तो सबसे पहले आपको गिन लेना है कि इसमें कितना संख्या दी गई है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 को तो नहीं विषम संख्या है। यानी कहने का मतलब कि इसमें विषम संख्या, यानी 11 क्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए जो माध्यक होता है, विषम संख्या का माध्यक जो होता है वह आपका होता है n+1/2। यानी विषम संख्या कहा जाए तो n का वैल्यू यहाँ पर आपके पास 11 है, यानी टोटल इसमें 11 संख्या है। वह पद, वह पद, ठीक है, ये चीज होता है। तो वह पद का मतलब क्या है अभी में आप समझ पाओगे। अगर जानते हो पहले से तो अच्छी बात है, नहीं तो वेट कीजिए। तो n के जगह पर 11 पुट कीजिए, यहाँ से 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? 12/2, यानी छठा पद, छठवां पद। अब छठवां पद क्या? आप इसको अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करते हैं? सबसे छोटा से लेकर या बड़े तक, या सबसे बड़ा से लेकर छोटा तक, है कि नहीं? जैसे मैं इसको थोड़ा दूर के लिए अरेंज करने का कोशिश करता हूँ। सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है? तो मेरे में से 7 है। 1 मिनट, समझिएगा, आराम से करते चलेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से धीरे धीरे करते चलना है। उससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा नंबर है? 10। उससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा नंबर है? 12। कै को 12 है? एक, एगो यहाँ, दो को, दो को। उससे थोड़ा सा बड़ा 12 के बाद सीधे 14 है। 14। उसके बाद और कहीं है क्या? 14 से बड़ा 15 है। 15 यहाँ तक रुक जाना है, क्योंकि हमें छठा संख्या तक जाना है। छठा कहने का मतलब कि अगर इसको अरेंज करते तो ये पहला पर, ये दूसरा पर, ये तीसरा पर, ये चौथा पर, ये पांचवा पर, ये छठा पर, तो यही आपका माध्यक हो जाएगा। छठा कहने का मतलब 15 आपका माध्यक हो जाएगा। हालांकि आप सजा सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं। आप 11 तक जाते हैं लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। तो आपको यहाँ पर माध्यक 15 मिल गया। तो इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, ठीक है, तो आंसर गया। अब आपसे माध्य पूछ रहा है, तो माध्य बराबर सीधा सीधा क्या होता है? अगर माध्य के बारे में बोला जाए, माध्य बराबर दी गई सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी इन सभी का जो भी नंबर है इन सभी का योग नहीं जोड़ना है, उसके बाद जब जितने भी संख्या है उससे भाग देना है, यानी योग अपॉन कुल संख्या।
कुल संख्या। कुल संख्या तो आपको पता है कि 11 गो है कि नहीं, लेकिन योग अभी तक नहीं पता है कि योग कितना है। तो देखिए जोड़ जोड़ उड़ के कितना होता है। हालांकि 11 गुना 14, हमें तो आंसर पता है, इसको जोड़िएगा तो कितना होगा। तो 11 गुना 14 कीजिएगा तो 154। ठीक है, तो हालांकि एक बार आप लोग जोड़ लीजिएगा कितना होता है, हमें हमारे उम्मीद से ये आंसर होगा, क्योंकि जोड़ने में तो टाइम लगेगा, है कि नहीं। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो ये 14 आ जाएगा। इसका 1 मिनट डॉट हो रहा है दोस्त, कहीं आंसर हमें गलत तो याद नहीं है। जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 10, 60, 10, 70, 10, 80, 10, 90, 10, 100, 100, 7, 5, 12, 6, 18, 7, 25, 25, 2, 27, 4, 31, 6, 37, 37 और 9 आपका 45, 37, 9, 46, 2, 48, 6, 54, 154। ठीक है, 154 ही था। अब कन्फर्म होंगे तो इसको भाग दीजिएगा तो 11 का 11 11 चौक 44। तो आपका माध्य आ गया 14 और माध्यक आ गया 15। तो 15 और 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने जैसे जोड़ा वैसे आप भी जोड़ सकते हो, जल्दी जुटेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सीढ़ी को एक दीवार के सहारे इस प्रकार रखा गया है कि सीढ़ी का पाद दीवार से 10 रूट 3 मीटर दूर है, तो फर्श और सीढ़ी के बीच बनने वाला कोण 30 डिग्री है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, देखा जाए तो देखिए एक दीवार है, इस पर आपने एक सीढ़ी 1 मिनट, इस पर आपने एक सीढ़ी लगा दिया। तो इसने कहा क्या कि सीढ़ी का पाद और दीवार से 10 रूट 3 मीटर दूर है, यानी दीवार से सीढ़ी का पाद जो है 10 रूट 3 मीटर है। 1 मिनट, 10 रूट 3 मीटर है, और ये बनने वाला जो कोण है ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पाइथागोरस लगाने के चक्कर में नहीं पड़िएगा, या तो फिर त्रिकोणमितीय अनुपात लगाने का चक्कर में नहीं पड़िएगा, थोड़ा आराम से निकल जाएगा। मतलब कहने का मतलब समझिएगा थोड़ा सा। आपको किसी भी वैल्यू का, यानी 30 डिग्री, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का 30 डिग्री का मान तो पता ही होगा। तो नहीं कुछ पता तो साइन 30 डिग्री का तो मान पता होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर साइन 30 डिग्री का मान पता है तो आराम से आप निकाल लोगे। तो हाफ है ना, इसका मतलब ये जो होता है ऊपर वाला वैल्यू वो लंब होता है, यानी थीटा के सामने वाले भुजा एक है, और ये वाले जो होता है वो कर्ण होता है ना। तो ये 2 है। तो अब यहाँ पर आप जब ये 1 ये 2, तो ये वाला अनुपातिक वैल्यू क्या होगा? ये अनुपातिक वैल्यू है। ये क्या है? अनुपातिक वैल्यू। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आराम से बनेगा और कम समय में बनेगा। बात समझ रहे हैं? तो ये जब 1 होगा, ये 2 होगा, तो ये ऑटोमेटिक ये वाली भुजा √3 होगा। क्या होगा? √3। ये वाली जो है √3। और आपके कहने का मतलब कि यहाँ पर आपको √3 का वैल्यू दिया गया है। ये कैसे मैंने निकाला? आप पाइथागोरस भी लगाकर निकाल सकते हो, या मन ही मन कैलकुलेट करके निकाल सकते हो कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर होता है। क्या ये चीज़ तो आपको पता होगा? तो आपका कहना होगा कि हाँ ये चीज़ पता है। तो √3 की वैल्यू 10 √3 है, तो यहाँ से हम कहें कि 1 का वैल्यू कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि √3 दोनों साइड भाग लग जाएगा, तो इसका मतलब 10 है। 1 का वैल्यू 10 है। तो दीवार की अनुपातिक वैल्यू कितनी है? 1। और 1 का अनुपातिक वैल्यू कितना निकला? 10। तो इसका राइट आंसर आपका 10। बस इतना सा में, ज़्यादा यानी काम ताम नहीं होगा। तो देखिए
ऐसे आप आसानी से कर सकते हो, अन्यथा आपकी इच्छा, आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात लगाइए और आराम से निकालिए। लेकिन ऐसे भी निकाल सकता है, बात समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपको, आप तो कहने का मतलब कि 10 30 लगाना पड़ जाता है या कोट 30 लगाना पड़ जाता है, हो सकता है उस केस में आपको थीटा का मान ना पता हो, है कि नहीं, तो फिर गलती हो सकती है। तो मैंने इसलिए कहा कि आप जो भी वैल्यू दिया है आपको किसी का तो भी मान पता होगा। अगर होगा, जैसे साइन कोस्टेन, किसी में तो किसी ना किसी का वैल्यू का तो पता होगा, यानी 30 में से, तो आपका जवाब होगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो बस यहाँ पर रख दीजिए और तीसरा अनुपातिक वैल्यू पता कर लीजिए। और उसके बराबर में आपको दिया था कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10√3 है, और ये अगर अनुपातिक वैल्यू देखा जाए तो ये √3 है। तो √3 की वैल्यू इतनी है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 10, क्योंकि इसकी हाइट जो है दीवार है यहाँ से यहाँ तक 1 है, अनुपातिक वैल्यू कितनी है 1। वैसे आप बना सकते हो, अन्यथा समझना पड़ेगा दोस्त ये सब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, अन्यथा फिर आपका अगर 9 10 के विधि से करते हैं तो फिर मैं क्या करूं दोस्त। लेकिन समझिए, कोशिश कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, जो कि मेरे उम्मीद से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन से भले ही एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है, बात समझ रहे हैं, ताकि इससे नॉर्मल क्वेश्चन आए तो आसानी से आप बना पाओ। तो चलिए इसमें कहा क्या जा रहा है। 22 सेंटीमीटर लंबी 10 सेंटीमीटर चौड़ी कागज की एक आयताकार शीट को एक लंबवृत्तीय बेलन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाने के लिए दो प्रकार के वक्रित किया जा सकता है। इस प्रकार बने दो बेलन की आयतन का बीच का अंतर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आखिर रियल में ये क्वेश्चन है क्या, पहले क्वेश्चन समझ में तो आनी चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब क्या, आपके पास एक आयताकार शीट है, ठीक है, एक आयताकार शीट है जिसकी आपके पास लंबाई है 22 और चौड़ाई है 10, ठीक है। इसको पकड़ के मोड़ दिया और बेलन बना दिया। इसको दो तरह से मोड़ा जा सकता है, दो प्रकार से वक्रित किया जा सकता है। या तो आप इसे ऐसे ऐसे बना लो, ठीक है, क्योंकि ये 10 हो जाएगा और ये वाला 22 हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। फिर इधर से आप एक बार मोड़ दो, जैसे कहने का मतलब यहाँ से मोड़ोगे तो ये कुछ फिगर इस प्रकार से बन जाएगा, समझिएगा बात को। कुछ ये फिगर इस प्रकार बेलन का रूप ले लेगा। अगर इस कागज को, जैसे आप एक पेपर को ले लीजिए, कॉपी से फाड़कर उसको गोल कर लीजिए मोड़कर, कहीं ना कहीं वो बेलन का आकार दिखेगा, बात समझ रहे हैं। या तो कॉपी को ही रोल कीजिए, तो दो तरह से रोल कर सकते हो, या तो लंबाई के अनुदिश रोल कीजिए या फिर चौड़ाई के अनुदिश, दो तरह से आप कर सकते हो और बेलन बना सकते हो। तो कहा जाए तो ये इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये इसकी हाइट है, और ये वाली जो वैल्यू है ये एक वृत्त की परिमाप में चेंज हो जाएगा। जो नीचे वाले हिस्सा देख रहे हैं ये वृत्त के परिमाप में चेंज हो जाएगा, यानी ये जो वैल्यू है, ये जो 22 है, ये 2πr के बराबर है। वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, ये 22 के, ये जो 22 है 2πr के बराबर है। इस वाले फिगर के अनुदिश अगर कहा जाए तो, यानी इस तरह से इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे मोड़ दें तो सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करना है। अगर मैं इसको इस तरह से मोड़ूं, जैसे मैंने इसको मोड़ा, इसको मैंने मोड़ा लंबाई के अनुदिश, इसको चौड़ाई के अनुदिश अगर मोड़ूं तो ये कुछ इस प्रकार से मुड़ जाएगा। तो ये एक बेलन बन जाएगा जिसकी ये तो हाइट रह जाएगी 22, जैसे कि इसमें हाइट 10 रह गया क्योंकि इसको मैंने ऐसे यहाँ से पकड़कर मोड़ दिया। इसको यहाँ से पकड़ के मोड़ दूंगा तो इसकी हाइट तो 22 रह जाएगी, लेकिन ये जो हिस्सा है ये इसका परिमाप में बदल जाएगा। ये जो 10 है ये परिमाप में बदल जाएगा, यानी ये 2πr की वैल्यू बन जाएगा कितना 10। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए बेलन का आयतन निकालने के लिए जो बेलन का आयतन है उसमें πr² h यानी r की वैल्यू चाहिए। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं।
एच तो आपके पास दोनों की स्थिति में है, लेकिन आर नहीं है, तो आपको आर की जरूरत पड़ेगी। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप आर निकाल लीजिए, यानी यहाँ पर पुट कीजिएगा 2 पाई का मान 22/7, आर का मान निकालना है बराबर में 22। यहाँ पर भी आप पुट कीजिए, यानी इधर भी मैं अलग अलग दोनों साइड कर देता हूँ। यहाँ पर आप पुट कीजिए, तो यहाँ पर 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान निकालना है बराबर में 10। देखिए यहाँ से क्या होता है, हालांकि पाइये रहने देते तो ठीक रहता। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ से देखा जाए तो 22 से 22 कट गया, तो आर बराबर यहाँ से 7/2 आ गया। यहाँ से देखा जाए तो 2 से तो ये 5 बार में कट गया, और ये आ जाएगा आर बराबर 7/22, यही ना। 7×5=35, कितना आ जाएगा 35/22। तो आप इधर का आयतन निकाल लीजिए, इधर का भी आयतन निकाल लीजिए। तो यहाँ से आयतन क्या होगा, इस वाले बेलन का आयतन क्या होगा, आपको आयतन के बारे में पता है कि r²h होता है, ठीक है। तो यहाँ इधर का आयतन देखा जाए, वॉल्यूम देखा जाए, तो इसको वॉल्यूम 1 मान लेते हैं। देखा जाए तो ये पाई r²h, पाई क्या है 22/7, और आपने r को जो फाइंड किया है 7/2, और इसको स्क्वायर है तो 2 बार 7/2 गुना 7/2। देखिए मैं आराम से इसलिए करा रहा हूँ दोस्त, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बिल्कुल ही वीक हैं, जो कम से कम कहने का मतलब कि जो लो क्वालिटी के है, और बहुत सारे अच्छे भी भाई सब है जिसकी तैयारी अच्छी भी है। तो मैं सभी को लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो और कुछ नहीं है, इसीलिए मैं आराम से करा रहा हूँ। और इसकी हाइट यहाँ से देखा जाए तो कितनी है, ये वाली हाइट 10, तो ये कुछ इसका आयतन निकलेगा, है ना। इधर का देखा जाए, चलिए इसको पहले कटा पिटा लेते हैं। 7 से 7 गया, 2 से ये कितने बार में 11 बार में, 2 से ये 5 बार में, 7×5=35 गुना 11, यानी वॉल्यूम 1 कहा जाए तो ये क्या आएगा 35 गुना 11। तो इसको कीजिएगा तो 5 8 385, कितना आ गया 385, ठीक है। इसका निकाल लेते हैं, इधर इसका आयतन निकल गया 385। अब इधर आयतन निकाल लेते हैं, इसको वॉल्यूम 2 मान लेते हैं इसका आयतन को। तो 22/7, आर का मान 35/22, 35/22 गुना 35/22, ठीक है। और एच कितना 22, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1/22 तो 1/22 गया, 1/22 1/22 गया, 7×5=35। यहाँ से वॉल्यूम 2 कितना निकल गया 35 गुना 5, 5×5=25, 5×3=15, 175, ठीक है। तो वॉल्यूम 2 175, वॉल्यूम 1 इतना आपका निकल गया 385। तो आपसे पूछा क्या गया है, ध्यान से समझिएगा। आपसे जो है पूछा गया है वॉल्यूम 1 माइनस वॉल्यूम 2 का अंतर, यानी दोनों बेलन का आयतन का बीच का अंतर। तो यहाँ से वॉल्यूम 1 कितना निकला 385, वॉल्यूम 2 कितना निकला 175। तो यहाँ से घटाइएगा, देखिए क्या आता है 0 1, 3 में 1 गया तो 210 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका 210 सेंटीमीटर क्यूब राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरी उम्मीद से आप इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए तो दोस्त पुनः इसको पीछे करके देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। कहीं ना कहीं अच्छा क्वेश्चन है, समझना चाहिए मैंने इसमें क्या क्या, कैसे आर निकाला, कैसे सोल्व किया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 24,000 है। 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का 1/3 क्या होगा, ठीक है। तो करने का देखिए आप इसको कई तरह से कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप जो PRT लगाकर आप मूलधन निकालिएगा,
बेहतर है कि मूलधन को आप 100 मान लीजिए। मूलधन को कितना, 100 मान लीजिए। तो आपको 3 वर्ष के लिए 8% ब्याज देना है, यानी 8% लग रहा है, तो आपको ब्याज इतना मिल रहा है। तो आप 100 पर इतना निकाल लीजिए, 8। एक बात मैंने कहा था बहुत दिन पहले कि जो एसआई होता है ना, वह मूलधन का RT% होता है, यानी रेट इंटू टाइम परसेंट होता है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? यानी 8 या 24%, क्या एसआई इसका 100 का 24% निकालिएगा, कितना, 24। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये माना हुआ है और रियल में दिया है कितना, 24,000। एसआई कितना दिया है रियल में, 24,000, यानी ये 24 की वैल्यू 24,000 है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो यहाँ से 100 की वैल्यू कितना होगा, तो आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा कि कट गया और 3 जीरो एक्स्ट्रा है, तो आप इस पे भी 3 जीरो एक्स्ट्रा चिपका दीजिएगा, तो ओरिजिनल मूलधन निकल जाएगा। यानी 100 तो पहले से था, 3 जीरो और चिपका दीजिए। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये आपका रियल में मूलधन निकल गया, आपको ज़्यादा तितम्मा नहीं करना पड़ेगा। हालांकि इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि मैंने कहा क्या, कि एसआई जो होता है मूलधन का RT%, यानी मूलधन मैंने 100 माना, RT मतलब क्या, 8 × 3 है ना, यानी 8 गुना 3, 8 या 24% जो है, 100 का 24% निकालिएगा तो 24 निकलेगा, और 24 का वैल्यू जो है 24,000 दिया है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आपको मूलधन ना निकालना है, तभी तो आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल पाओगे। तो आपका कहना होगा कि हाँ ये बात तो सही। तो आपके पास मूलधन पता चल गया। अब कहता है कि आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज में लगाना है, मूलधन वही रखना है, जो राशि यहाँ से प्राप्त होगा वही मूलधन रखना है, लेकिन टाइम जो है 2 वर्ष के लिए लगाना है, टाइम 2 ईयर, और रेट जो है 10%, रेट जो है 10% लगाना है, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के बाद उसका 1/3 कर देना है। और आपसे पूछा जा रहा है सीआई का 1/3 क्या होगा, सीआई का 1/3 क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सीआई यहाँ से निकाल सकते हो। अब सीआई के लिए भी मैं शॉर्टकट बताया था कि कैसे आप निकाल सकते हो। आप इस 10% को पकड़िए, 10% कहने का मतलब क्या, 1/10 है ना। तो 10 से 11 होना। आपके पास टाइम, यानी मूलधन और अमाउंट का रेशियो लेना है। आपको क्या करना है, मूलधन और अमाउंट का रेशियो लेना है। मूलधन और अमाउंट समझते हैं ना, मिश्र धन, यानी कहने का मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेना है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं कभी कभार हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल देता हूँ, तो उस बातों को इग्नोर कीजिएगा, हालांकि समझ में आनी चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं कि मूलधन अमाउंट बोल रहे थे कुछ अलग समझ लीजिएगा, नहीं। ठीक है। तो ये आपके पास इसका रेशियो लेना है। अब कैसे लेना है, ये नीचे वाली जो वैल्यू है वो आपका जो है मूलधन है, और ऊपर वाला जो वैल्यू है वो आपका इंटरेस्ट है। तो आपका यहाँ पर सीआई लग रहा है, क्या हो रहा है, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। तो 10 पर 1 ज़्यादा 11, 10 पर 1 ज़्यादा 11। लेकिन आपके पास 2 वर्ष बोला जा रहा है। जब 2 वर्ष के लिए कहा जाए तो आपका पावर 2 कर देना है। क्या करना है, पावर 2। इसका मतलब 100 से 121, 2 वर्ष में कोई मूलधन 100 से 121 हो जाएगा। और आपसे ब्याज के बारे में पूछा जा रहा है कि कितनी ब्याज मिलेगी, और उसका भी 1/3। तो ठीक है, यहाँ पर जो ये मिश्रधन है, इस मिश्रधन में मूलधन और सीआई भी है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? इस मिश्रधन में यानी 121 में जो है मूलधन भी है और सीआई भी है। मिश्रधन बराबर क्या, यानी मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, अगर चक्रवृद्धि ब्याज के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो, ठीक नहीं। तो इतना, तो यहाँ से देखा जाए तो ये इससे कितना ज़्यादा, 21 ज़्यादा। इसका मतलब इसका सीआई जो अनुपातिक वैल्यू है वह 21 है। अनुपातिक वैल्यू जो है वह 21 है। और इसी का 1/3 निकाल लीजिए, इसी का आप 1/3 निकाल लीजिए।
यानी आपसे जो CI का 1/3 पूछ रहा था कि नहीं, तो आप इसी का 1/3 मतलब 7 की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। रियल में आपके पास मूलधन कितना है, अनुपातिक वैल्यू में 100, और रियल में मूलधन आपके पास कितना है, इतना है। रियल में कितना है, 10 पर यानी 100, इतना 1 पर 5 जीरो, 1 पर 5 जीरो कितना है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इतना है, तो आपके पास 100 की वैल्यू इतना है, तो आप 7 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। तो आपका जवाब होगा कि बिल्कुल। तो यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से देखोगे तो यहाँ कितना, ये 1000 गुना है। कितना गुना है, 1000 गुना है। ये 100 का 1000 गुना है। क्या मेरी बात को यहाँ पर हल्का फुल्का समझ रहे हो कि नहीं दोस्त? मैं ये जो बता रहा हूँ बस आपको फास्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। करने का तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर इन सब तरीकों को सीखते हैं तो टाइम कम लगेगा एग्जाम में सॉल्व करने पर। तो टाइम रहते सीख लीजिए ताकि आपको एग्जाम में काम आए, क्योंकि आपका एग्जाम में 90 मिनट कब पार होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं? तो ये इसका 1000 गुना है, 100 का ये कितना गुना है, 1000 गुना। तो आप 7 का भी जो है 1000 गुना कर दीजिए ना, क्या हो गया, 7000। यही आपका राइट आंसर। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? देखिए मैंने क्या किया, आपके पास 3 वर्ष 8% के रेट से दिया है और 2400 ब्याज दे दिया है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में क्या मैंने कहा कि साधारण ब्याज जो होगा मूलधन का 80% होगा। तो मैंने मूलधन मान लिया कि 100 था, कितना था नहीं था हमें वो नहीं पता, मान लिया कि मैंने 100 था। 100 का अगर 80 मतलब 8 या 24% अगर करो तो 24 होगा। तो ये SI 24 होगा, जब मैंने 100 माना तो SI 24 होगा। लेकिन रियल में SI इतना दिया हुआ था, 24,000 दिया हुआ था। इसका मतलब 24 की वैल्यू इतना था, तो हमें 100 की वैल्यू निकालना था मूलधन। क्या मेरी बात को समझे? तो 100 की वैल्यू निकाला तो मैंने मूलधन निकाल लिया। अब इसी मूलधन पर आप 2 वर्ष 10% के रेट से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए, और उसका चक्रवृद्धि ब्याज का बोल रहा है 1/3 निकालना है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो चक्रवृद्धि ब्याज मैंने अनुपातिक वैल्यू में 21 निकाला, उसी का 1/3 कर दिया जो कि 7 होता है। और मैंने यहाँ से देखा कि यहाँ पर अनुपातिक वैल्यू में जो है मूलधन था 100, लेकिन रियल में था 1 लाख के आसपास। 1 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, हाँ बिल्कुल 1 लाख, 1 लाख है। तो यहाँ मैंने देखा कि ये 1000 गुना है, 100 का ये कितना गुना है, 1000 गुना है ये वैल्यू। तो मैंने इसका भी, जो मैंने CI का 1/3 निकाला उसका भी 1000 गुना कर दिया, तो ये 7000 राइट आंसर आ गया। तो बस समझने लायक सब क्वेश्चन था है दोस्त, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत ही, कहने का मतलब कि इस तरह से करने से आपकी समय की बहुत बचत होगी। भले ही हमको समझाने में टाइम लगा हो, लेकिन अगर आप सीख जाते हो तो करने में टाइम नहीं लगेगा। बात समझ रहे हो? समझाने में किसी को भी टाइम लगता है। क्योंकि एक दोस्त एक कमेंट किया था कि भाई आप जो है एक क्वेश्चन में 5 मिनट ले लिया, ठीक है मैंने 5 मिनट ले लिया, लेकिन कभी आप सोचे हो जब किसी को आप कोई प्रश्न बताते हो, अगर उसको नहीं आ रहा है, आप उसको कम से कम 4 मिनट 5 मिनट टाइम देते हो सकता है 10 मिनट भी टाइम देना पड़ जाए उसके पीछे, है कि नहीं? आपने अगर कभी किसी को या भाई बहन जो भी हो या किसी दोस्त को अगर कोई प्रश्न बताया हो, और उस समय आप टाइम नोटिस कीजिएगा कि आपको कितना टाइम लग रहा है उसको समझाने में। बताने में दोस्त टाइम लगता है, करने में भले ही टाइम लगे या ना लगे, लेकिन बताने में टाइम लगता है। तो इसलिए टाइम लग रहा है, और बिना टाइम लगाए अगर मैं बता दूं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट चलिए, कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री डॉट डॉट, ये जो कुछ यहाँ तक कोस 179 डिग्री तक है, इसका मान क्या होगा? तो ये सवाल भले ही बहुत बड़ा है, लेकिन इसका आंसर निकालना बहुत ही ईजी है। जैसे कहने का मतलब कोस 1 डिग्री इंटू कोस 2 डिग्री इंटू कोस
3 डिग्री, 3 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, यानी इसके आगे भी 4 5 6 7 8 9 जहाँ तक, यानी 179 तक जाएगा। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बीच में कोस 90 डिग्री आएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? उसके बाद ये जो जाएगा कोस 179 डिग्री तक, बात समझ रहे हैं? तो यहाँ तक जाएगा। लेकिन मेरी बात को अगर गौर से थोड़ा सा समझते हैं तो आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं cos 90 डिग्री का मान आपको पता है क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ। कितना होता है? तो आपका जवाब होगा कि भाई 0 डिग्री हो, यानी cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो एक बात बताइए, कोई भी चीज अगर गुना में आ गया 0, आपकी कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, cos 1 का मान कुछ भी हो, cos 2 का मान कुछ भी हो, लेकिन अगर गुना 0 से हो जाए तो वो पूरा आंसर 0 हो जाता है। अगर नहीं समझे तो मैं पुनः समझाने का कोशिश करता हूँ। 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 0 इंटू 5, तो इसका आंसर क्या होगा? तो मैं बिना गुना किए कहूंगा कि इसका आंसर 0 होगा। क्यों? क्योंकि बीच में एक गुना में 0 आ गया। बात समझ रहे हैं? नहीं तो आप करके देखिए। तो 0 से गुना करने के बाद पूरा संख्या 0 हो जाता है। तो इन सब का मान कुछ भी हो, लेकिन बीच में cos 90 आएगा और cos 90 का मान 0 होता है, जिसके वजह से इस पूरे क्वेश्चन का आंसर 0 हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ गए? समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट देखिए। ये सवाल है दोस्त, टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन। इसको देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में टाइम तो लगता है दोस्त, अब कितनों फास्ट क्यों ना बनाते हो, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में आपको बनाने में टाइम लगेगा। और इस तरह के क्वेश्चन में गलती होने की भी चांस रहती है, क्योंकि लगभग यानी जो ये नया सीरीज का वीडियो चल रहा है, तो इसमें जो फर्स्ट नंबर का वीडियो था उसमें मैंने एक रीजनिंग को गलत करा दिया था, सॉल्यूशन गलत था। तो एक भाई ने कहा कि आपका सॉल्यूशन गलत है। बिल्कुल भाई, सॉल्यूशन उसका गलत है। मैं भी एक इंसान हूँ, हमसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बहुतों को गलती करते हुए देखा है, तो मैं किस खेत की मूली हूँ, सिंपल सा बात। तो गलतियाँ हमसे भी हो सकती है, तो उसके लिए सॉरी दोस्त, बताने के लिए आपको धन्यवाद। तो चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। दीप्ति अपनी बहन एनलिन की खोज रही, एनलिन को खोज रही है। ठीक है, दीप्ति अपनी बहन एनलिन को खोज रही है। वह पूर्व की ओर 100 मीटर की दूरी तय की गई। चलिए ठीक है, पहले मैं इसको क्वेश्चन को कराने से पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। दिशा के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे दूँ। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए, आपको स्टार्टिंग पॉइंट मानना है कि यहाँ से आप चल रहे हो। अगर इधर जाना होगा तो पूरब, इधर जाना होगा तो पश्चिम, इधर जाना होगा तो उत्तर, इस पॉइंट से ऊपर जाना होगा तो उत्तर, नीचे जाना होगा तो दक्षिण। ये बात आपको ध्यान में रखना है, बाकी बात आप सवाल आराम से कर पाओगे। देखिए, तो मान लेते हैं वो कहीं से भी स्टार्ट किया हो, ये स्टार्टिंग पॉइंट उसका इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया, वह पूर्व की ओर 100 मीटर दूरी तय की, यानी इधर पूर्व की ओर, पूर्व करने का मतलब इधर जा रहा है, तो इधर इसने यहाँ से इधर 100 मीटर दूरी तय की। जरूरी नहीं है कि नाप के करें, ठीक है, आप एक अंदाजा लगाकर कर लीजिएगा। दूरी तय की गई, फिर दाहिनी ओर मुड़ी। दाहिनी ओर मुड़ने का मतलब कि घड़ी के दिशा में, घड़ी की दिशा कहने का मतलब कि अगर आप घड़ी बनाते हो तो सुई किधर जाती है, अगर यहाँ 12 पर है तो इधर जाएगा, है ना, तो इधर जाएगा, है ना, इधर, इसका मतलब दाहिने इधर मुड़ा और 30 मीटर चली। एक बार यहाँ पर फिर अच्छा से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने देखा है दोस्त, थोड़ा हंसी भी आ रहा था। क्यों आ रहा था मैं बताऊंगा। और फिर दाहिनी ओर मुड़ी, और फिर दाहिनी ओर मुड़ने से पहले 30 मीटर चली, यानी दाहिनी ओर मुड़ी और दाहिनी ओर फिर मुड़ी और मुड़ने से पहले 30 मीटर, ये 30 मीटर की बात कर रही है। तो फिर इधर दाहिनी ओर मुड़ी और चली 30 मीटर,
चली और अपनी चाची के घर अपनी बहन को देखने के लिए, जिनका घर इस बिंदु से 40 मीटर दूर है। किस बिंदु से? इस बिंदु से वह जो जहां पर मुड़ी वह 40 मीटर है। ठीक है। एनलिन वहां नहीं थी। यही बात हमें हंसी दिलाया कि मैं यहाँ तक किया, उसके बाद कहता वहां नहीं थी। जब इंसान थे, यहाँ तक गया वो चाची के घर में और वहां नहीं मिला, तो भाई कोई तो रोको, कहाँ भाग रहा है। तो एनलिन वहां नहीं थी। वहां से वह एनलिन से सड़क पर मिलने से पहले उत्तर की ओर 110 मीटर चली। उत्तर कहने का मतलब ऊपर, तो 110 मीटर चली। एनलिन से मिलने से पहले उत्तर की ओर 110 मीटर चली थी। यहाँ 30, यहाँ तक इसका मतलब 30 गया, तो इधर 80 जाएगा, है कि नहीं। ये दूरी 30 है, तो ये भी 30 और 110 पूरा होने के लिए आगे इसको 80 तक खिसकाना होगा इस पॉइंट से, है ना। तो 110 मीटर चली। दीप्ति और उसकी बहन शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, यानी इसका मतलब यहाँ पे उसको जो है दीप्ति को एनिलीन मिल गई। एनिलीन यहाँ पर मिल गई, इस पॉइंट पर उसको मिल गया। तो अब पूछ रहा है दीप्ति और उसकी बहन शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पर है, यानी पहले यहाँ पर थी अब यहाँ पर है, तो कितनी दूर है और किस ओर है। किस ओर है यानी इस पॉइंट से किस ओर है, ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट से किस ओर है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा आपको बताने का कोशिश। आप इस जगह इस तरह का रेखा खींच दीजिए, ठीक है। यहाँ पर है ना, यहाँ पर, तो ये ऊपर उत्तर है और इधर पूरब है ना। ये उत्तर है, इधर पूरब है, तो उत्तर पूरब के बीच में कहाँ है, उत्तर पूरब के बीच में। लेकिन कितनी दूरी पर, वो दूरी बाद में काउंट कर लेंगे कि आखिर वो कितने दूरी पर है। तो उत्तर पूर्व वाला ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए, मैं इस पॉइंट रेखा को मिटा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें फाइंड करनी होगी। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक तो 80 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, जो यहाँ से यहाँ तक होगा वही दूरी होगा। इसका मतलब 40 है, टोटल 100 था और ये 40, यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो इसका मतलब ये 60 होगा। ये क्या होगा, 60। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ये क्या होगा 60। तो 60 80 100 का ट्रिपलेट बनता है, बात समझ रहे हैं। तो ये 100 मीटर कहाँ, उत्तर पूर्व में। इस तरह से आप इसे आसानी से फाइंड कर कर सकते हो। ठीक, अगर लड़की हो देख रहे हो तो ठीक चलेगा, तो ठीक है। तो हमें इस बात का हंसी आया, मैंने यहाँ तक पढ़ा, उसके बाद कहता है एनलिन वहां नहीं थी। गजब इंसान है यार, डायरेक्ट कहता है एनलिन वहां नहीं थी, तो थी फिर कहाँ। इसीलिए थोड़ा देर के लिए हंसी आया था, बाकी बात और कुछ नहीं है इस प्रश्न में। जैसे कि मैंने एक आज से कुछ दिन पहले एक ऐसे शॉर्ट में आ गया जो किसी ने रीजनिंग से ही लेकर बनाया था कि रीता 10 मीटर दाएं गई, फिर 25 मीटर बाएं गई, इस तरह से इधर उधर जा रही थी। तो उसने कहा एक पॉइंट पर जाकर कहा कोई तो भाई इसे रोको, तो इसीलिए वो बातें याद आ गई। नेक्स्ट, शायद आपने भी हो सकता है वो रील्स देखी हो, मैं भी कभी कभार देखता हूँ दोस्त, लेकिन हमेशा नहीं। जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है कि बड़े अर्धवृत्त की अंदर दो अर्धवृत्त समान त्रिज्या वाले इस प्रकार बनाए गए कि उनके सभी व्यास बड़े अर्धवृत्त के व्यास पर स्थित है। तो लाल और नीले क्षेत्रफल के बीच का अनुपात क्या होगा। सवाल तो ठीक ठाक है, लेकिन बिना डाटा दिए अगर बनवाए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दोस्त सोल्व करना, लेकिन मैं मुश्किल होने नहीं दूंगा, समझिएगा बात को। इस पूरे दूरी को यहां से यहां तक की 7 के मल्टीपल में मान लीजिए, कुछ भी 7 के मल्टीपल में आप मान लीजिए। तो मैं एक तो इसकी यहां से यहां तक त्रिज्या होगी इस वाले वृत्त की, इस वाले वृत्त
बड़े वाली वृत्त की ये त्रिज्या होगी और छोटे वाले वृत्त की ये त्रिज्या। तो दोनों ये दोनों समान है, ये दोनों क्या बोलता है, समान त्रिज्या वाले हैं दो अर्धवृत्त। तो इसके क्षेत्रफल के बीच का अनुपात पूछ रहा है क्या होगा। तो मैं कहता हूँ इसको जो है 7 के मल्टीपल में मानने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये वृत्त है और इसमें पाई का ही इस्तेमाल होगा। बात समझ रहे हैं? इसमें पाई का इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं 7 का मल्टीपल यूज करने के लिए बोल रहा हूँ। तो मैं इस पूरे दूरी को 28 अपनी मर्जी से मान लेता हूँ, इस पूरे दूरी को 28। ठीक है, अगर मैं 28 माना तो ये नीला वाला जो है इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो आपका जवाब होगा इसकी त्रिज्या जो है 28 का दिया कितना, 14 है ना, 28 का दिया 14। फिर मेरी बात गौर से समझिएगा थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ इसकी त्रिज्या कितनी होगी, बड़े वाली की, नीले वाले की 14, तो यहाँ से यहाँ तक 14, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो यानी छोटी वाली की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो आपका जवाब होगा कि 7 हो जाएगा। क्या दोनों की त्रिज्या पता चल गया? अब दोनों का आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हो? तो आपका जवाब होगा कि हाँ आराम से निकाल सकता हूँ। तो इसका मैं अगर क्षेत्रफल, इस नीले वाले का क्षेत्रफल निकालूं तो क्या निकलेगा? तो अगर मैं कहूँ वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त ना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या, पाई स्क्वायर बटे 2 है ना। तो आपका जवाब होगा कि हाँ यही होता है। तो यहाँ पर बड़ा आर ले लेते हैं क्योंकि ये बड़ी आर है। तो यहाँ से इसका निकाल लूँ, इस नीले वाले का, तो 22/7, आर का मान 14 गुना 14 बटे पाई आर स्क्वायर बटे 2, ये वाला 2 बटे में गुना में 2, यहाँ तो यहीं लिख दीजिए। तो ये 7 दूनी 14 गया कम से, तो बच गया क्या ऊपर में 22 गुना 14 यानी 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 2 30, 308। कितना आ गया? 308। इस बड़े वाले अर्धवृत्त का 308 आया। अभी मैं बता रहा हूँ करना क्या है, आराम से रुकिए थोड़ा सा। तो देखिए अब छोटे वाले अर्धवृत्त की क्षेत्रफल निकाल लूँ। देख तो इसका क्या होगा, इसका भी वही चीज होगा जो ऊपर वाला का होगा, लेकिन आर चेंज है। पाई छोटी आर का स्क्वायर बटे 2 है ना, अर्धवृत्त का ये होगा ना, पूरा का होता है पार स्क्वायर, तो छोटा का क्या बटे 2 यानी आधा का बटे 2। तो 22/7, आर का मान 7, 7 गुना 7 और नीचे में ऑलरेडी 2 है तो नीचे में 2, ये 7 से 7 गया, ये 2 से 11 बार में गया। तो इसका कितना आ गया? तो आपका जवाब होगा 11×7=77, 11×7=77। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन ये लाल वाला 2 गो है, ये जो लाल वाला है 2 गो है, तो ये तो 1 गो का ना निकला, किसी 1 गो का निकला, तो हमें 2 गो लाल वाला का चाहिए। तो लाल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लाल का क्षेत्रफल की बात करें तो कितना होगा 77, एक ठो का 77, तो हमें दोनों का चाहिए गुना 2, तो ये कितना हो गया 154। ठीक है 154। और ये बड़े पूरे का पूरे अर्धवृत्त जिसमें कि लाल और ब्लू दोनों इंक्लूड है, हमें सिर्फ पूछा है लाल और नीले क्षेत्रफल के बीच का अनुपात। तो नीला वाला में तो अभी पूरा है ना, ये पूरे अर्धवृत्त काउंट हुआ है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब इसमें लाल वाला भी काउंट है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो देखिएगा दोस्त, सवाल सब बढ़िया लिए हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। नॉर्मल क्वेश्चन तो हमेशा करते ही रहते हैं लोग, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी करना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए अब नीला का निकालना है, किसका, इस वाले हिस्सा का, इस वाले नीला वाला हिस्सा का निकालना है। तो नीले का क्षेत्रफल निकालने के लिए नीले का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, जो आपने पूरा निकाला ये वाला क्षेत्रफल, ये जो पूरा निकाला बड़ी आर के रिस्पेक्ट में जो निकाला 308 माइनस इस लाल, ये दोनों ललका का घटा देना है, तो ये 2 लाल का क्षेत्रफल है ना, 2 गो का ना है, माइनस 154, तो घटाइएगा तो कितना 4 5 1 154 आ गया। इसका नीला का भी 154 आ गया। यानी कहने का मतलब आपसे पूछा है लाल और नीले का क्षेत्रफलों का अनुपात, तो
ध्यान से देखा जाए तो रेड और ब्लू का क्षेत्रफल, तो ये रेड कलर का भी कितना है 154, और ब्लू कलर का भी कितना निकला 154, और इन दोनों सेम है, सेम है, तो ये 1:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अन्यथा आप आर और मान के करते रहते हैं तो आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता, हो सकता है आंसर भी ना आए। बात समझ रहे हैं? तो मैं कहता हूँ कभी कदार जब ना कुछ दिया रहे और अनुपात अनुपात वाली बात रहे तब कुछ वैल्यू मान लीजिए अपने हिसाब से, आंसर आ जाएगा आसानी से। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, देखिए इसका क्या हो सकता है। यानी 2052 की राशि को एक्स वाई जेड में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक्स के हिस्से, चलिए कहने का मतलब एक्स को जो हिस्सा मिल रहा है तथा वाई और जेड के संयुक्त हिस्से का अनुपात जो है 5:13 है। एक्स को जो हिस्सा मिल रहा है वाई और जेड के संयुक्त अनुपात का जो हिस्सा है, अनुपात का हिस्सा हुआ 5:13 है, 5:13। ठीक है, इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा बात को समझने का कोशिश कीजिएगा ताकि आसान होगा सोल्व करने में। यानी एक्स बटे वाई प्लस जेड बराबर 5/13। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा लाइन में जो कह रहा है जेड का हिस्सा, जेड का हिस्सा एक्स और वाई के संयुक्त हिस्सा का, एक्स और वाई के संयुक्त हिस्सा का 7/20 है, 7/20 है। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हो? और जबकि यहां पर जो दिया गया है तीनों का दिया गया है, यहां पर जो दिया गया है ये जो राशि एक्स वाई जेड का तीनों का मिला के राशि दिया गया है, तो अगर किसी तरह भी हमें पता चल जाए एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड की वैल्यू पता चल जाए कि क्या है, तो आप इस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर लोगे, है ना? तो आपका जवाब होगा कि हाँ आसानी से कर तो लेंगे। ठीक है, तो यहां अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें भी एक्स वाई जेड और इसमें भी एक्स वाई जेड, दोनों में सेम जो भी है, इसमें जो अल्फाबेट है वह सेम है। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यू को जोड़ूं, मेरी बात को गौर से समझिएगा, इन दोनों वैल्यू को जोड़ूं तो ये कितना होगा, तो 18, और इधर मैं इन दोनों वैल्यू को जोड़ूं ये 27 है ना, जबकि इनमें भी एक्स वाई जेड है और इनमें भी एक्स वाई जेड है, तो ये दोनों जो योग होना चाहिए दोनों जगह सेम आना चाहिए। मेरी बात को समझ रहे हैं? थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा समझने का। ठीक है, तो दोनों को बराबर आप बना सकते हो क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ बना सकते हैं। कैसे? तो ऐसे बना सकते हैं, इसको 3 से गुना कर देंगे तो ये 54 हो जाएगा, और इसको 2 से गुना कर दूंगा तो ये भी 54 हो जाएगा, तो दोनों वैल्यू इक्वल हो गया। तो मैंने इसमें क्या किया, 3 से गुना किया, तो आप इसमें भी 3 से गुना कीजिए और इसमें भी 3 से गुना कीजिए। आप इसमें क्या किए 27 में 2 से गुना किए, तो आप इसमें भी 2 से गुना कीजिए और इसमें भी 2 से गुना कीजिए, तो अब जाकर आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू आराम से पता चल जाएगा। कैसे? अब मेरी बात को समझिए, तो यहाँ पर इसको गुना उना करके जो लिखिएगा ना, तो ये 15:39 आएगा, और इन दोनों को जोड़िएगा तो 54 होगा, समझ रहे हैं? और इसको जोड़िएगा तो ये 14:40 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़िएगा तो ये भी 54 हो जाएगा। यानी दोनों साइड इक्वल हो गया, दोनों साइड घुमा फिरा के इक्वल किया। क्यों इसलिए इक्वल किया कि यहाँ भी वेरिएबल 3 गो था जो कि एक्स वाई जेड था, और यहाँ भी वेरिएबल एक्स वाई जेड था, जो कि अगर दोनों साइड अगर सेम है तो इसका मतलब उसका योग भी तो सेम होनी चाहिए ना। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो समझ रहे होंगे, हालांकि इस तरह के प्रश्न पहले भी कराया, भले हो सकता है उसका क्वेश्चन का टाइप कुछ और था लेकिन इसमें कुछ और है, लेकिन मैंने कराया है वहां पर ये हिस्सा तिस्सा का वाला नहीं करवाया था कि इसको बांटना है। तो यहाँ पर ये,
तो अब जो यहाँ पर x के सीधा में आया 5 दिया 15, x का अनुपात 15 आ गया। z का जो है ये 7 दूनी 14। अब y का, अच्छा z का 14 आया, क्योंकि अकेला अकेला तो यही दोनों ना है, तो z का 14। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अब y की हमें चाहिए, ठीक है। तो अब कहीं भी किसी एक वैल्यू को रख कर देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, y प्लस जेड, वाई प्लस जेड बराबर 13 या 39। तो आपको यहाँ पर किसका वैल्यू पता चल चुका है, y का वैल्यू आपको फाइंड करना है, और z का वैल्यू आपके पास है। z का वैल्यू कितना है, 14। यहाँ पर 14 रख दीजिएगा, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा कि 25 आ जाएगा। ये y 25 है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से इन तीनों को जोड़िएगा, तो इसका अनुपातिक योग जो होगा, अनुपातिक योग इन तीनों को जोड़ने पर 54, और रियल में बोला गया है कि कितना है, इतना है दोस्त, कितना, 20,000, यानी 2052। कितना है, 2052। आपसे पूछा जा रहा है वाई का हिस्सा, यानी वाई का हिस्सा कहा जाए तो 25 अनुपात की वैल्यू पूछा जा रहा है। 25 अनुपात की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। क्या आप इस 54 को किसी तरह घुमा फिरा के 25 बना सकते हो क्या? तो आपका जवाब है, देखते हैं कटा पिटा के बन जाए, है कि नहीं। तो चलिए कटाते हैं। ये 9 से 6 बार में, ये 9 से 9 दूनी 18, बच गया 2, और यहाँ पर 5 है, तो 2 5 25 हो जाएगा। 9 दूनी 18, बच गया 7, 9 8 72, ठीक है। इतना बार में 6 से अगर कटा दो तो ये एक बार में, 6 से एक बार में, ये 6 से 6 दिया 18, और बच गया यहाँ पर 4, 6 8 48, 38 बार में कर गया। यानी एक की वैल्यू 38 है, तो आपको 25 तक पहुंचना है। तो एक को आप 25 से गुना करोगे कि नहीं, तब 25 तक पहुंच पाओगे। तो आप 38 में भी 25 से गुना कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ तक 25 की वैल्यू तक पहुंच पाओगे, है ना। तो 38 गुना 25, तो 3800 भागा 4, भागा 4, 4 9 36, 4 पंचे 20, 950, ठीक है। तो 950 रुपए आ जाएगा इसका राइट आंसर। भाई तरीका को थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा, और क्या कहूँ, अन्यथा हम कितनों समझाएंगे तो आप नहीं समझ पाओगे, बशर्ते आपको समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन सब थोड़ा अच्छा है, हो सकता है टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन हो, हमें समझाने में भी टाइम लग सकता है, तो लोग वो मत कीजिएगा, थोड़ा इरिटेट मत होइएगा, क्योंकि आपको मैं अच्छा चीज़ दे रहा हूँ। कहीं ना कहीं आप जो है पैड क्लास में भी नहीं पा पाओगे। बेहतर है कि थोड़ा बने रहिए, धैर्य बनाए रखिए, जो कि मैं आप लोगों को अच्छा चीज़ दे पाऊँ। बात समझ रहे हैं? कि मैंने देखा है दोस्त, पैड क्लास में क्या कराता है, क्योंकि डायरेक्ट थोड़ी ना मैं ये सब क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, डायरेक्ट थोड़ी ना कहीं जिस फेज से आप गुजर रहे हो मैं भी गुजरा हूँ। मैं भी बहुत सारे पेपर लगाया हूँ, कई सारा पेपर भी निकाला हूँ, तो कहीं ना कहीं जिस फेज से आप अभी गुजरोगे उस फेज से मैं भी गुजरा हूँ। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि कहाँ पर किस तरह के क्वेश्चंस कराया जाता है, मैंने देखा है। और मैंने कुछ जो आसपास के बच्चे वगैरह हैं, कहीं ना कहीं कोर्स वगैरह लिए हैं, मैंने देखा उसके कोर्स में क्या है, क्वेश्चन भी देखा है। तो मैं तो कहूँगा उससे कहीं ना कहीं आपको पैड क्लास से की तरह या उससे बेहतर मिल सकता है। तो थोड़ा धैर्य बना कर रखिए। तो देखिए, अरविंद ने टीना से कहा, तुम्हारी माँ के पति की एकमात्र बहन मेरी आंटी है। टीना अरविंद से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा गौर से समझना होगा। अरविंद ने टीना से कहा कि तुम्हारी माँ, यानी किसकी माँ, टीना की माँ के पति, ये मैं क्या कर रहा हूँ आपको बताऊंगा अभी तुरंत। माँ के पति का एकमात्र बहन, इसकी
इसकी एकमात्र बहन कौन? ये खुद बहन मेरी आंटी है, मेरी आंटी है। यानी मेरी आंटी कहने का मतलब इसका कोई भाई होगा और इस भाई का ये अरविंद जो होगा वह बेटा होगा। ये जो अरविंद होगा, अरविंद, तब ये इसका बेटा होगा। इस व्यक्ति का भाई का ये बेटा होगा और इस व्यक्ति का ये बेटी है। क्या है? बेटी है। यही तो कह रहा है कि तुम्हारी माँ के पति का एकमात्र बहन मेरी आंटी है। तुम्हारी यहाँ कहने का मतलब कि रियल में स्त्रीलिंग है। तो ये चीज मैं क्या किया, इस बात को समझिए। एक जनरेशन से ऊपर के जनरेशन में पहुंचना है तो आपको सीधा लकीर खींचना है, और पति पत्नी का रिलेशन दर्शाना है तो कुछ इस प्रकार से दर्शाइएगा, ठीक है। और भाई बहन का रिलेशन दर्शाना हो तो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको सोचा। और ये ब्रैकेट यानी इस तरह का बनाने का मतलब है कि ये पुरुष है। अगर मैं चकोर बना रहा हूँ तो ये पुरुष है, ये मैं चकोर बना रहा हूँ तो ये पुरुष है, और अगर मैं गोल बना रहा हूँ तो ये भी महिला है। बात समझ रहे हैं? तो जहां पर भी पुरुष होगा उसके लिए मैं प्लस का इस्तेमाल करूंगा या चकोर चिन्ह बनाऊंगा। इस बात को ध्यान में रखना है। बात समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा मैं एक बार वॉइस चेक कर लो, ठीक ठाक है। हो सकता है उतनी अच्छी वॉइस ना हो लेकिन उतनी खराब भी नहीं है, ठीक है। आप जो है मैनेज कर सकते हो। तो देखिए, तो अब यहाँ पर कहा गया है टीना अरविंद से किस प्रकार संबंधित है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं भाई है, और इसी का ये बेटी है और इसका ये बेटा है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों भाई बहन का रिलेशन हो रहा है ना। चचेरा ही हो लेकिन भाई बहन का रिलेशन है। तो यहाँ पर पूछा गया टीना अरविंद से, यानी अरविंद का टीना कौन लगेगी। तो भले ही वह चचेरी बहन हो लेकिन वह बहन तो है ना। ये इसकी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, मेरे उम्मीद से आज भी लगता है अधूरा ही वीडियो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और वो भी क्वेश्चन कराने में कहीं ना कहीं टाइम, क्वेश्चन की क्वालिटी को देखते हुए टाइम ज़्यादा लग रहा है क्वेश्चन सोल्व कराने में। तो कहीं ना कहीं आधा पे छोड़ना पड़ेगा। हालांकि जब जहाँ तक हो सकता है 1-1.5 घंटा में देखते हैं, करा देंगे। तो जॉर्ज कुल कार्य का 35% भाग 6 दिन में कर सकता है। जिम और जॉर्ज मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। जिम अकेले संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया। तो आपके पास जॉर्ज है, जॉर्ज को कुछ देर के लिए एक्स मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जॉर्ज है, यहाँ जिम है, और दोनों जे से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैं अलग अलग मान रहा हूँ। इसको एक्स मान रहा हूँ जॉर्ज को, और जिम को वाई मान रहा हूँ, ठीक है। एक्स जो है 35% भाग को 6 दिन में कर रहा है। मैं वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा एलसीएम मेथड का ही, जिससे मैं प्राय करवाता हूँ और आसानी से बनेगा। बशर्ते आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उसके बाद कहता है जिम और जॉर्ज मिलकर 12 दिन। तो पहले इसका निपटान कर लें, इस 35% का निपटान कर लें तो बेहतर रहेगा। तो 35% भाग 6 दिन में, तो मैं कहूँ कि 100% भाग ये कितने दिन में कर पाएंगे। 35% काम को अगर 6 दिन में कर रहे हैं तो 100% काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो यहाँ से जवाब होगा कि 1% काम को ये 6/35 दिन में करेगा। इसको 100 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, 2 जीरो चिपका सकते हो एक पे, तो आप इधर भी 2 जीरो चिपका दीजिए। तो 100% काम को इतना दिन में करेगा कौन, एक्स। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? इसको यहाँ से कटाइए पिटाइएगा तो ये 7, ये 5 से 20 बार में, तो ये कट पिट के 120/7 आ जाएगा। यानी एक्स जो है 100% काम को 120/7
7 दिन में कर रहा है। और यहाँ पर y और x मिलकर यानी x और y मिलकर 12 दिन में कर रहा है। अब यहाँ से आप एलसीएम मेथड से आराम से निकाल सकते हैं इस प्रश्न को। बात समझ रहे हैं? एलसीएम मेथड में भी क्या आपको थोड़ा सा ये चीज ध्यान में रखना है कि कार्य बराबर जो होता है, जो यहाँ पर कार्य के बारे में अगर कहा जाए तो टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी, है ना, यानी समय गुना क्षमता। ठीक है, अब यहाँ पर आगे इस बात को समझ पाओगे। देखिएगा, इन दोनों का एलसीएम निकालें, वह क्या आएगा? 120 आएगा। और ये आपका कार्य है, ये जो W मैंने लिखा ये आपकी कार्य है। यहाँ से इस 120 को 120/7 से भाग देंगे तो ये 7 आएगा, और 120 को 12 से भाग देंगे तो ये 10 आएगा। अब ये 7 और 10 है क्या? ये इन दोनों की क्षमता है, ये इन दोनों की क्षमता है। x की क्षमता 7 है और x प्लस y की क्षमता 10 है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जिम को अकेले करवाना है, जिम को अकेले काम करवाना है, कितना समय लगेगा? ठीक है, तो समय बराबर यहाँ से देखा जाए तो ये क्या बनेगा? समय बराबर फॉर्मूला वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी काम बटे क्षमता जिससे करवाना हो। तो चलिए, समय निकालना है किसके बारे में? जिम का समय। जिम को हमने क्या माना? y का समय निकालना है, y का समय निकालना है। और समय बराबर क्या? काम बटे क्षमता। जो मैंने यहाँ पर ये चीज शॉर्ट में लिखा है वही चीज यहाँ पर है। तो काम कितना? 120। करवाना किससे है? तो y से करवाना है। तो x की क्षमता 7 है और इन दोनों को मिलाकर 10 है, इन दोनों का मिलाकर 10 है। x की 7 है, दोनों का मिलाकर 10 है, तो y को कितना होना पड़ेगा? तो आपका जवाब होगा कि 3 होना पड़ेगा, यानी y की क्षमता कितनी है? 3 है। तो क्षमता 3 से भाग दीजिए, y की क्षमता से भाग दीजिए, तो यहाँ से 40 दिन आपका राइट आंसर निकल जाएगा। लेकिन आपको पहले 100% काम को निकालना पड़ेगा कि x 100% कितना दिन में कर पा रहा है। हमने y जिम को माना, x जॉर्ज को माना है, क्योंकि इस बात से आप रिलेट कर पाओगे। तो ऐसे आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट 1 मिनट टाइम देख लेता हूँ कि कितना टाइम लगा है, थोड़ा वेट कीजिएगा। चलिए और 10-15 मिनट कराता हूँ, क्योंकि ये जो है कहने का मतलब टाइम 1.25 घंटा के आसपास पहुंच गया है। और कुछ क्वेश्चंस को कराता हूँ। चलिए, संख्याओं के उस युग्म का चयन कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है। ये रीजनिंग का प्रश्न है, तो कोशिश कीजिए। तो मेरी उम्मीद से आपने कोशिश किया होगा। इसमें जो लॉजिक है मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसको आप क्या कर सकते हो? 8 गुना 3, और इस 27 को आप क्या कर सकते हो? 9 गुना 3। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो? 8 गुना 8, इसको आप 9 गुना 8। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो? 8 गुना 12, और इसको 9 गुना 12 कर सकते हो कि नहीं? ठीक है, तो इस यहाँ पर इसको ये वाला इसको मैंने एक ही जगह सटा सटा कर लिख दिया, कोई बात नहीं। लेकिन इसको आप इस तरह में नहीं तोड़ सकते। इसमें देखिए 8 8 8 इसमें कॉमन है। ठीक है, इसमें भी 9 9 कॉमन है। इसका मतलब इन ये दोनों जो है सिमिलरिटी दर्शा रहा है। बात को समझ रहे हैं? ये दोनों अपने आप में सिमिलरिटी दर्शा रहा है। तो ये बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि ये 31 तिया 31 गुना 3 है 93, और ये कितना गुना है? 3 तिया 9, 3 सत्या 37 गुना 3 है। तो इसमें कहीं ना तीन कहीं ना, तो कहीं 8 आ रहा है, कहीं ना 9 आ रहा है। बात समझ रहे हैं? तो ये बिल्कुल अलग है, तो ये आपका अलग आंसर हो जाएगा, समूह से अलग है। इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट
चलिए बनाइए इस क्वेश्चंस को। तथा एक दुकानदार विशेष प्रकार का उत्पाद बेचने के लिए नीचे दिए गए 3 योजनाएं पेश करता है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना अधिकतम छूट प्रतिशत की पेशकश करता है। ठीक है, तो ये नंबर में कहा रहा है कि 6 खरीदिए और 4 आपको मुफ्त देंगे। तो आपको कितना छूट दिया जा रहा है? तो आपको यहाँ पर देखा जाए तो टोटल वस्तु कितना दिया जा रहा है, तो 10 वस्तु दिया जा रहा है। 10 वस्तु पर कितना छूट दे रहा है? 4 गो वस्तु का छूट दे रहा है। परसेंट के लिए आप क्या करते हो? 100 से गुना। यहाँ पर देखा जाए तो ये कटा पिटा के कितना आएगा? 40%। तो आपको यहाँ पर 40% छूट दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए में। बी में देखा जाए 5 खरीद रहे हो, 5 छूट दे रहा है, यानी टोटल 10 वस्तु दे रहा है और उस पर 5 वस्तु आपको एक्स्ट्रा दे रहा है, यानी 10 वस्तु पर 5 वस्तु छूट दे रहा है। गुना परसेंटेज के लिए क्या करते हो? 100 से गुना। तो यहाँ से देखा जाए तो ये कितना परसेंट? 50% की आपको छूट मिल रहा है। 50% की छूट मिल रहा है ऑप्शन बी के लिए। अगर इसमें देखा जाए तो एक पर 18% और दूसरे पर 24% की 2 क्रमिक छूट दे जा रहा है। अब कुछ दोस्त यहीं पर फंसेंगे, ठीक है, हमें पता है, ये दोनों तो आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर यह 50% का छूट मिला है, यहाँ पर 40%। तो सबसे पूछा है कि अधिकतम छूट कौन देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्रमिक छूट की बात कर रहा है। तो मान लीजिए कि कोई वस्तु 100 की है, एक बार 18% की। 18% अब निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मान लेते हैं कि हाँ 18% निकाल लोगे 18, लेकिन उसके बाद जो इसमें 18 घटाओगे तो कहीं ना कहीं वह आपको 82 मिलेगा। 82 का 24% निकालने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा। मैं कहता हूँ कि आप इसको 20% कर दो, तो बढ़ा लो, और इसको आप जो है 25% कर दो। क्या फर्क पड़ेगा? थोड़ा बहुत अंतर है। तो आप 20% छूट दोगे, इसका मतलब आप इस पर 20 की छूट दोगे 80 पर, 80 में मिल जाएगा। आप 80 पर आप 25% का छूट दे रहे हो, यानी 1/4। तो इसका 25% यहाँ पर छूट दोगे तो ये कितने में मिलने लगेगा? तो 1/4 यानी 20 चौक 80, 20 की छूट 60 में मिलने लगेगा। कितने में मिलने लगेगा? 60, यानी 100 पर आपको 100 के समान 60 में मिल रहा है। 100 के समान 60 में मिला। मैं एक एग्जैक्ट डाटा नहीं माना, बढ़ा बढ़ा कर ही माना। फिर भी देखा जाए तो यहाँ पर आपको 40 की छूट मिल रहा है। और 100 पर 40 की छूट मिलने का मतलब कि 40% की यहाँ पर छूट मिल रहा है लगभग में, क्योंकि हमने इसको 20 मान लिया, इसको 25 मान लिया, तो ये 40% ही छूट दिया जा रहा है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जब ज़्यादा भी मान लिया फिर भी 40% की छूट हो रहा है, तो इसका मतलब अगर एक्चुअल मानते तो और भी कम छूट मिलता है कि नहीं। तो सबसे ज़्यादा छूट आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर। और ये किसके लिए है? बी के लिए, है ना। तो केवल बी में सबसे अधिकतम छूट मिलेगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 40%, यहाँ 50% और यहाँ पर लगभग 40% के आसपास, तो सबसे ज़्यादा 50% ना छूट है। तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, मेरे में से सेम क्वेश्चन जो मैंने पीछे कराया, भले उसमें 1/3 लगल था, लेकिन इसमें कुछ नहीं लगा, डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज उसे बनाइएगा, आराम से बनेगा इसको। नेक्स्ट हेलो, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, यानी सही विकल्प चुनकर, यानी आगे श्रृंखला में यहाँ पर क्या आएगा उसको चुनना है। ठीक है, तो यहाँ से इसमें सिंपल सा प्लेस वैल्यू यूज कीजिए, आराम से निकल जाएगा। कहने का मतलब है 1, 4, 8, 13, 19। यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है? देखा जाए तो 3 ऐड हो रहा है। मैंने इसका सिर्फ वैल्यू शुरू का फर्स्ट लेटर का वैल्यू लिखा है, तो 3 ऐड हो रहा है। इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, तो आगे क्या 7 ऐड होगा। 19 7, तो 19 में 7 जुटेगा 26। 26 पर क्या आता है? जेड। तो ये वाली ऑप्शन नहीं होगा, तो जेड शुरू में जेड होना चाहिए। आगे देख लिया जाए तो सेकंड अच्छा लास्ट वाला लेटर को चेक कर देते हैं। 4, 11, 19, 2, 12। चलिए यहाँ से देखिए कितना ऐड हुआ है? 7। यहाँ से देखिए तो 8, यहाँ से
तो दो दो कहने का मतलब कि 26 दो 28, यहाँ पर 9, यहाँ पर देखा जाए तो 10, यहाँ पर 11 ऐड होगा, 11 ऐड होने का मतलब 23, तो लास्ट में डब्लू, यानी 23 पर क्या आता है, डब्लू। ये सब रीजनिंग आप आराम से कर लोगे, बेहतर है आपका। नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चंस को करने का कोशिश कीजिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर 230 किलोमीटर दूर है, यानी ए और बी एक सीधी रेखा पर, ये जो दूरी है 230 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। एक ट्रेन सुबह 4 बजे ए से चलना शुरू करता है, ए से 4 बजे चलना शुरू करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, और इधर से जो चल रहा है वह 40 के रफ्तार से चल रहा है, 40 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से चल रहा है, ठीक है। और गति से बी की ओर यात्रा करता है, ठीक है। एक अन्य ट्रेन सुबह 5 बजे, नहीं सुबह ये इधर से ये एक व्यक्ति और आया, और दूसरा अन्य ट्रेन जो है 5 बजे सुबह चलना शुरू किया और 55 के रफ्तार से, कितने के रफ्तार से, 55 के रफ्तार से, इधर से 55 के रफ्तार से जा रहा है, ठीक है। तो ये बात है। तो यहाँ पर कहता है कि वह यात्रा करती है तो वह किस समय पर मिलेगी, ठीक है, मिलने की समय, कुछ ना कहीं जाकर वह मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बस थोड़ा सा समझने लायक है, अगर समझ गए तो आसानी से बन जाएगा। तो ए 4 बजे चलना शुरू किया और बी 5 बजे, यानी बी से 5 बजे, इधर से 4 बजे इधर से 5 बजे, यानी कहा जाए तो ये 1 घंटा पहले खुला है। तो 1 घंटा पहले खुलने का मतलब ये अगर 40 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से जा रहा है तो 1 घंटा में हुआ 40 किलोमीटर तय कर चुका होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, कुछ यहाँ पर आ चुका होगा, 40 किलोमीटर तय कर चुका होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं इधर जाकर वह दोनों आपस में मिले होंगे, है ना। तो यहाँ से गौर से देखा जाए तो अगर इसमें 40 किलोमीटर घटा दीजिएगा तो ये दूरी कितना बच जाएगा, तो 0 13 हो गया 4, 190 किलोमीटर बच गया। अब 190 किलोमीटर में ध्यान से समझिएगा, 190 किलोमीटर में रिलेटिव स्पीड लग जाएगा, इधर से जाने वाला 40, इधर से जाने वाला 55, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना, 5 9 95, कितना किलोमीटर पर घंटा, यानी 95। सापेक्ष चाल कहा जाए तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, 95 किलोमीटर पर घंटा। मैं थोड़ा स्पीड समझा रहा हूँ दोस्त, समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पहले भी कराया है। तो समय बराबर क्या, तो आपका जवाब होगा कि दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, 190, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है, 190, और इस रफ्तार से जाएगा 95 के रफ्तार से, अपॉन 95, तो ये टाइम निकल जाएगा, नहीं घंटा में इतना घंटा, ठीक है। तो ये 2 घंटा यहाँ से निकल गया, 2 घंटा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, 2 घंटा बाद मिलेगा। तो कहाँ से, यहाँ से 2 घंटा बाद मिलेगा, यहाँ तक पहुँचने में ये कितना में तय बजा दिया हो, 5 बजा दिया है, 5 बजे है कि नहीं। तो यहाँ से 5 बजे से 2 बजे 2 घंटा जोड़ दीजिएगा, 5 में 2 जोड़िएगा तो सुबह के 7 बजे के आसपास ये दोनों आपस में मिलेंगे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर फास्ट लग रहा है तो थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, अगर स्लो लग रहा है तो आप थोड़ा सा फास्ट कर लीजिएगा, ऐसा आपके मोबाइल में ऐसा ऑप्शन होगा दोस्त। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। नेक्स्ट, चलिए मैं कोशिश करता हूँ फास्ट करवाने का। चलिए, बिंदु एम और एन त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर इस प्रकार लिया गया है कि जो पी एम बराबर 1/3 पी क्यू और पी एन बराबर 1/3 पी आर है, तो क्यू आर की लंबाई 15 सेंटीमीटर, तो एम एन की लंबाई क्या होगी। तो चलिए समझाता हूँ इसमें लॉजिक क्या है। एक ये त्रिभुज नहीं, ये नहीं बनाना था, त्रिभुज बनाना था, ठीक है। ये आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास एक त्रिभुज है, कौन, पी क्यू आर, ठीक है। तो एम और एन दो बिंदु है, पी क्यू पर एम बिंदु है, पी क्यू पर एम बिंदु है, और पी आर पर एन बिंदु है, पी आर पर एन बिंदु है। तो जो कह रहा है कि पी एम बराबर 1/3 पी क्यू है,
पी क्यू है। तो यहाँ से इन दोनों का रेशियो देखा जाए तो ई पी क्यू को उठाकर इधर लेते आइएगा, ये क्या हो जाएगा, मेरी बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा। तो ये नीचे पी क्यू आ जाएगा, पी क्यू नीचे आ जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? दूसरे टर्म में देखा जाए, इसको इसको पकड़िए, इसको तो पी एन बटे पी आर, ये उठ कर नीचे आ जाएगा पी आर, तो ये हो जाएगा ये भी 1/3। तो पी एम 1 है और पी क्यू 3 है, पी क्यू अनुपातिक वैल्यू में 3 है। मेरी बात को यहाँ पर थोड़ा गौर से समझिएगा, पी क्यू 3 है यानी ये पूरा 3 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो इसका मतलब ये 2 होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? पी एन 1 है और पी आर जो है 3 है, इसका मतलब ये 1 है तो ये 2 है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर क्यू आर की लंबाई बोला गया है जो 15 सेंटीमीटर है, तो एम एन की लंबाई क्या हो, तो इस पूरे के रिस्पेक्ट में ये वाली भुजा होगी, ये वाली क्यू आर होगी, इस पूरे के रिस्पेक्ट में, या पी क्यू कहा जाए या पी आर कहा जाए, एक पूरे के रिस्पेक्ट में ये 15 क्यू आर की वैल्यू होगा। बात समझने का थोड़ा कोशिश कीजिएगा, इस क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसी के अनुपात में ये बटेगा, यानी 1:2 में ये बटा हुआ है। तो 3 अनुपात की वैल्यू आपके पास 15 है, तो आपसे पूछा है एम एन, आपसे 1 अनुपात की वैल्यू पूछ रहा है। 3 अनुपात का वैल्यू 15 दिया हुआ है, आपसे 1 अनुपात की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 3 अनुपात की वैल्यू 15 है तो 1 अनुपात की वैल्यू 5 हो जाएगी और 5 सेंटीमीटर, यही आपका राइट आंसर है। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, है सवाल में कुछ नहीं, समय की अभाव की वजह से दोस्त मैं फास्ट करा रहा हूँ। हालांकि अगर इस तरह भी समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बोलिए, अगर मैं किसी और दिन से थोड़ा स्लो करवाऊँगा और थोड़ा समझा कर कोशिश करूँगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। एक चुनाव में अजय और मोहन 9,000 श्रमिकों के ट्रेड यूनियन के सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, यानी टोटल 9,000 श्रमिक हैं। उसमें से 80% कार्यकर्ता ने वोट डाला, जिनमें से 20% वोट अवैध पाए गए। ठीक है, अवैध पाए गए। अजय ने मोहन को 1152 वोट से हराया, तो अजय को कितने वोट प्राप्त हुए? तो इसमें कहता है कि 80% ने वोट डाले, जिनमें से 20% वोट अवैध हो गए। तो 9,000 का आप थोड़ा गौर से समझिएगा, 9,000 का आप 80% निकालिए। 80% फीसदी करने का मतलब कि 80% आप निकालिए, 80% निकाले आप। तो यहाँ से ये जीरो कट गया, तो नोट 7200 वोट निकला, 7200 वोट निकला। तो 7200 वोट में जिनमें से क्या बोल रहा है, 7200 में से 20% वोट अवैध पाए गए, यानी वो फोकस हो गया। तो इसका भी आप 20% वोट को खत्म कर दीजिए, यानी इसका भी आप 80% वोट निकाल दीजिए। कहने का मतलब कि 7200 में भी 20% वोट खराब हो गया। एक तो 9,000 में जो है 80% आदमी वोट दिया और 80% में से 20% ने वोट नहीं दिया। इसका मतलब 80% में से भी 80% ने वोट दिया है, यानी रियल में वोट जो है 7200 का 80% पड़ा है। तो इसका 80% अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो ये परसेंटेज हटाइएगा तो नीचे में 2 जीरो, तो यहाँ से कटाया जाए तो ये 2 जीरो कट गया। तो देखा जाए 0 8 दूनी 16, 8 7 56, 1 57, 60 वोट ही पड़े हैं। टोटल कितने वोट पड़े हैं? 60 वोट पड़े हैं। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं कि टोटल वोट ओरिजिनल में इतना ही, 9,000 में से इतना ही वोट गिरा है तो इतना वोट, लेकिन इतना ही काम का वोट है। 5760 वोट काम का है, 5760 वोट काम का है। बात समझ रहे हैं? अब इनमें से कहता है कि अजय ने मोहन को 1152 वोट से हराया, यानी एक बंदा अजय है और एक बंदा मोहन है। तो मोहन को हराया है, यानी मोहन को मान लेते हैं X वोट मिला होगा, तो अजय को
x प्लस 1152 वोल्ट मिला होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि इससे इसको 1152 वोल्ट एक्स्ट्रा मिला है और इन दोनों को मिलाकर 5760 वोल्ट है। इन दोनों को मिलाकर 5760 वोल्ट है। तो यहाँ से देखा जाए तो 2x बराबर, इसको घटा दीजिए तो 8, और घटा पिटा के देखिए क्या होता है, 0 और 7 में 1 गया 6 और 5 में 1 गया 4। क्या मैं सही किया हूँ? हो सकता है सही, हो सकता है कि मैंने सही किया हूँ। तो 2 8 0, ठीक है, और हाँ बिल्कुल। तो x बराबर यहाँ से 2304 वोल्ट। x बराबर कितना आया? 2304। लेकिन पूछा गया कि अजय को कितना वोट मिला है, तो अजय को हमने क्या कितना माना? x प्लस इतना 52। तो अजय का वोट यहाँ से कैलकुलेट किया जाए तो x का वैल्यू इतना 2304 और इसमें 1152 जोड़ दीजिए तो वो अजय को वोट मिला है ना। तो 6 5 4 2 1 3 34 56, कितना? 34 56 वोट अजय को प्राप्त हुआ है। क्या मेरी बात को समझ पाए? समझिए, समझना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? नहीं समझिएगा तो कोई गुजारा होने वाला है नहीं। थोड़ा समझिए, कोशिश कीजिए समझने का। नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। कहता है यदि बहुपद 5x² माइनस 7x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के बराबर क्या होगा? बराबर क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो इस स्थिति में क्या किया जाए? तो सिंपल सा करना कुछ नहीं है। अगर आप इसका शून्यक निकालने बैठ गए, यानी इसको तोड़कर, तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा। तो आपको शून्यक में इसको पहले आप सोल्व कर लीजिए। आपसे पूछा क्या है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये पूछा गया है। तो यहाँ से इसको गौर से सोल्व कीजिएगा ज़्यादा थोड़ा सा। तो ये आएगा नीचे में अल्फा इंटा बीटा, और यहाँ पर ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, ये चीज आ जाएगा। तो यानी शून्यकों का योगफल इंटू शून्यकों का गुणनफल। तो आपने कहीं ना कहीं एक चीज पढ़ा होगा कि शून्यकों का योगफल जो होता है, शून्यकों का योगफल जो होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, अगर कॉमन ले लिया, यानी बात कहूँ तो समझिएगा थोड़ा सा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कहा जाए तो ये -b/a होता है। अगर शून्यकों का गुणनफल के बारे में कहा जाए, शून्यकों का गुणनफल के बारे में कहा जाए, यानी अल्फा इंटू बीटा के बारे में कहा जाए तो ये c/a होता है। अभी b क्या है, a क्या है, c क्या है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये x² का जो गुणांक है वह a है, ये x का जो गुणांक है वह b है, और यहाँ पर जो है वह c है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये वैल्यू क्या निकल कर आएगा? ये शून्यकों का योगफल -b/a। तो b का मान कितना? -7। b का मान कितना? -7। और a का मान कितना? 5/5, ठीक है। तो ये शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा निकल गया। अब शून्यकों का गुणनफल की बात करूं तो अल्फा इंटू बीटा c/a, c का वैल्यू कितना? 1, a का वैल्यू कितना? 5। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो -1 लेते हैं c का वैल्यू, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये आपको अल्फा इंटू बीटा प्राप्त हो गया। तो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, इसको अल्फा प्लस बीटा लिखे या बीटा प्लस अल्फा लिखे, दोनों एक ही बात है। नहीं, ये बात और ये बात दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये 7/5 माइनस का, और नीचे में अल्फा इंटू बीटा का मान 1/5, ठीक है, 1/5। और ये ऑलरेडी माइनस में था दोस्त, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मिस्टेक हो गया, हमसे मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस में था। इसका मतलब ये वैल्यू माइनस में, तो ये वैल्यू प्लस में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस माइनस गुना होकर प्लस में चेंज हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? यानी माइनस माइनस प्लस यानी 7/5 हो जाएगा। तो ये जाकर घुमा फिरा के इतना हो गया। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो 7/5 गुना 5/1, तो ये 5 5 कटा बराबर 7। तो घुमा फिरा के इसका आंसर 7 आ गया। तो ये राइट आंसर 7 हो जाएगा।
तो मेरे उम्मीद से इस बात को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखिए, चलिए अब फिजिक्स के क्वेश्चन यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के। तो कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चंस को पूछा जाता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। और इस क्वेश्चंस को कराकर आगे विराम चाहूँगा दोस्त, क्योंकि हमारे उम्मीद से ज़्यादा लंबा टाइम खिंचा गया है, ठीक। और हो सकता है आप भी बोर हो जाओ। भले कुछ दोस्त नहीं होते हैं, हमें पता है कि बहुत सारे दोस्त पूरा देखते हैं, अगर एक बार में नहीं देखें तो वो बाद में भी देखते हैं। ये बातें उनके कमेंट से हमें पता चलती है, उनके लाइक से पता चलता है कि हाँ कुछ दोस्त तो है पूरा देखते हैं और करते भी हैं। तो चलिए, कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। तो देखिए, एक गेंद ऊपर की ओर लंबवत फेंकी जाती है। लंबवत कहने का मतलब कि आप यहाँ पर खड़े हो और यहाँ से एक गेंद ऊपर फेंक दिया, ये क्या, ये ऊपर फेंक दिया, नहीं हुआ। यहाँ से आपने एक गेंद ऊपर फेंक दिया, तो लंबवत फेंकी। जब वह अधिकतम ऊंचाई के आधे तक पहुंची, तो यहाँ पर ये टॉप ऊंचाई है, ये ऊपर पूरा टॉप, ये पूरा ऊंचाई है। तो यहाँ पर जब पहुंचा तो इसकी चाल 8 मीटर पर सेकंड थी। यहाँ पर इसकी चाल 8 मीटर पर सेकंड थी और जी का मान बोला जा रहा है कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। तो वह अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि गेंद जहां तक पहुंचती है, जिस पर गेंद पहुंचती है, यानी इस बिंदु तक बोल रहा है कि कितनी दूरी होगी, यानी ये पॉइंट तनी यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी होगी, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक तो बोल दिया कि ये आधी दूरी है, तो आधी दूरी ऊपर है ना। तो यहाँ पर स्थिति देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको हाइट निकालना है। तो आपके पास इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, उस बात को समझिएगा। आपको क्या क्या दिया है उस बात को लिखना है, क्या क्या आपको इसमें दिया है और क्या फाइंड करनी है, इस चीज को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से आप मान सकते हो कि यहाँ 8 मीटर पर सेकेंड है, तो ये आप इसकी प्रारंभिक वेग मान सकते हो, u बराबर मान सकते हो 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर जाकर रुक जाएगी, एकदम टॉप पर जब जाएगा तो उसकी जो वेग होगा शून्य हो जाएगा, फिर वहां से रिटर्न हो जाएगा, है कि नहीं। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अधिकतम ऊंचाई, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ हाइट होगा, इसका मतलब आपसे हाइट पूछ रहा है कि ये हाइट कितनी होगी। और दूसरी बात, यहाँ पर आपको g का वैल्यू रखने के लिए दे दिया है, g 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब इसको माइनस लेना है। क्या करना है, माइनस इस वैल्यू को 10 को, चलिए मैं मिटाकर, इस वैल्यू को जो है -10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो आपके पास इतना कुछ है, तो क्या आप एस फाइंड कर सकते हो। तो आपका जवाब होगा कि हाँ, गुरुत्वीय त्वरण के रिस्पेक्ट में एक फार्मूला आना चाहिए आप लोगों को कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, ये फार्मूला आपको पता हो, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज को आप लगाकर निकाल सकते हो। तो v का वैल्यू कितना, 0, u का वैल्यू कितना 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2, g का वैल्यू कितना -10, तो गुना -10, h हमें फाइंड करनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को फाइंड करनी है, ये दूरी को फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो 64 उठकर इधर आ जाएगा -64 और इधर हो जाएगा 10 दूनी 20 -20 h, तो माइनस से माइनस खत्म, तो यहाँ से कीजिएगा तो 3.2 आ जाएगा, h बराबर 3.2। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.2 और सवाल में साफ साफ कहा गया कि आधी दूरी तक पहुंची थी, यानी यहाँ से यहाँ तक आधी दूरी थी, तो ऊपर आधी ही दूरी था ना, आधा ही ना था। तो टोटल दूरी कितना, 3.2 इधर तो 3.2 इधर, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 6.4 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे, तो आराम से इस तरह से कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि दोस्त मैं इस तरह के प्रश्न को नहीं करा सकता हूँ, करा सकता हूँ। बात समझ रहे, मैथ और फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, बशर्ते आपको फार्मूला वगैरह आनी चाहिए, अन्यथा आप नहीं कर पाओगे। बात समझ रहे।
तो वो चीज़ मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ, ज़रूर आप लोग बने रहिएगा। और यहाँ तक मैं विराम चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा वीडियो लगा तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो आप तक मिल सके। बात समझ रहे हैं? और ये बात हमसे क्या बहुतों से सुन चुके होंगे, फिर भी हमें कहना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है दोस्त, गंदी चीज़ों पर तो बहुत जल्दी लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों पर पहुंचने में उसे टाइम लगता है। क्योंकि अब नहीं तो किसी भी शॉर्ट वीडियो क्रिएटर या वल्गर वीडियो जो बनाते हैं उसके चैनल का सब्सक्राइबर देखिएगा कितना है। मैं किसी से जलता नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं ये ज़रूर नोटिस करता हूँ कि जहाँ से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, वहाँ पर देखिएगा कि वहाँ बहुत सारे भीड़ लगे हैं। लेकिन जहाँ से किसी को कुछ मिल रहा है, उस जगह को वह सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में हिचकिचाते हैं, पता नहीं ये क्यों। तो थोड़ी सी ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है दोस्त। तो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से सोचिए कि क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि आप समझदार हो, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।